हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 विज्ञान की, क्लास 8 विज्ञान की चैप्टर नंबर 18 ध्वनियाँ तरह तरह की या के, जिसमें आप लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। और इस चीज़ को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं पूरा अच्छी तरीके से, एकदम नोट्स पीडीएफ से, ठीक है। एकदम हैंड राइटिंग नोट्स पीडीएफ है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ध्वनियाँ तरह तरह की। ध्वनियाँ तरह तरह की मतलब क्या होता है कि ध्वनि जो होता है, साउंड, वो अलग अलग तरह के होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्वनि यानी कि साउंड। तो आइए हम लोग जानते हैं ध्वनि किसे कहते हैं यानी कि साउंड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ध्वनि में कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंगों के रूप में गति करती है और हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। इससे प्यारे बच्चों आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपका ध्वनि का डेफिनेशन पूछ देता है, दूसरी ये भी पूछ सकता है कि बताइए ध्वनि किस चीज़ का एक रूप है, तो ऊर्जा का रूप है। ध्वनि किस चीज़ में गति करती है, तो तरंगों में गति करती है। यहाँ पर 2 मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं और एक ये ध्वनि का डेफिनेशंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। डेफिनेशंस में आप बहुत ही आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा का क्या है, तो एक रूप है जो क्या करती है, तो तरंगों के रूप में गति करती है और हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। क्या कहलाती है, तो ध्वनि कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव द्वारा ध्वनि जो होता है वो कंठ से उत्पन्न किया जाता है, जिसको लैरिक्स बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग कंठध्वनि के बारे में सुने होंगे, लैरिक्स के बारे में। वो ध्वनि उत्पन्न करने का सबसे मुख्य कारक होता है। अब देखिए, श्वास नली के ऊपरी सिरे पर 2 वाक्तंतु होते हैं जो इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। श्वास नली के ऊपरी सिरे पर, ठीक है प्यारे बच्चों। कहाँ पर, तो श्वास नली के ऊपरी सिरे पर कितने वाक्तंतु होते हैं, तो 2 वाक्तंतु होते हैं। पॉइंट कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। ये भी पूछ सकता है कि वाक तंतु कितने होते हैं, श्वास नली के ऊपरी सिरे पर कितने वाक तंतु होते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन बना तो हम बता सकते हैं कि 2, ठीक है, जो इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे देखते हैं कि जब फेफड़े द्वारा वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तब दोनों वाक्तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि जब फेफड़े द्वारा वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकाले जाते हैं तब दोनों वाक्तंतु कंपित होते हैं, जिससे क्या होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाक तंतु ऐसी संरचना होती है जैसे सितारे के 2 तार तने होते हैं। बोल रहा है कि वाक तंतु ऐसी संरचना होती है जैसे सितारों के 2 तार तने हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियाँ तंतुओं को तान सकती है या ढीला कर सकती है। इसमें कुछ कर सकती है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तान भी सकती है, टाइट भी कर सकती है और ढीला भी छोड़ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अलग अलग लोगों के वाक तंतु अलग अलग आकार, मोटाई तथा तनाव के होते हैं। अलग अलग लोगों के वाक तंतु अलग अलग आकार, मोटाई तथा तनाव के होते हैं, जिसके कारण बच्चा, महिला तथा पुरुष की आवाज़ भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। हर व्यक्ति का आवाज़ एक ही तरह का नहीं ना होता है, हर व्यक्ति का आवाज़ जो होता है वो अलग अलग होता है। बच्चा का कुछ और होता है, बूढ़े का कुछ और होता है और युवा का कुछ और होता है। और ये भी तो नहीं है कि युवा है तो सारे युवाओं का आवाज़ एक ही प्रकार का हो, सभी का तो आवाज़ अलग अलग होता है ना। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्वनि की गति, क्या, ध्वनि की गति। ध्वनि की गति में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस अवस्थाओं में कितना ध्वनि होती है। तो ठोस में अधिक होती है, द्रव्य में ठोस के मुकाबले
उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है और निर्वात में शून्य होती है। निर्वात के मतलब होता ही नहीं प्यारे बच्चों, समझिए। तो अब यहाँ पर देखिए कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मानव कान के बारे में। मानव कान क्या होता है? तो मानव कान का डेफिनेशंस को जानते हैं कि ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुनते हैं ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं या फिर मानव कान कहते हैं। और कान मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है, जिसमें बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर बाहरी भाग के बारे में जानते हैं कि बाहरी भाग जिसकी आकृति कीप जैसी होती है और कर्णपल्लव्य होता है। यानी कि मनुष्यों का जो बाहरी भाग होता है कान का, सबसे बाहर वाला भाग, वो कीप के आकार का होता है और कर्णपल्लव्य कहलाता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह हवा से या अन्य माध्यम से ध्वनि कंपन ग्रहण करता है और यह कंपित ध्वनि एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है, जिसके कर्णपटह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो कर्णपटह कहते हैं। अब प्यारे बच्चों आइए हम लोग जानते हैं किस चीज़ को? तो कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति को जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कंपन यानी कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। किसी भी वस्तु का बार बार इस स्थान से उस स्थान में, उस स्थान से इस स्थान तक आने की क्रिया को ही गति कहते हैं, या फिर हिलना डुलना ही गति कहलाता है, कंपन कहलाता है। अब दोलन गति क्या होता है? तो देखिए दोलन गति में होता है कि पूर्ण रूप से ऊपर, फिर पूर्ण रूप से नीचे, फिर पूर्ण रूप से नीचे, फिर पूर्ण रूप से ऊपर की ओर आते जाते हुए संरचना को क्या कहते हैं? कि दोलन गति कहते हैं। और ये आवृत्ति क्या होती है जानते हैं? आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हम लोग किस से मापा जाता है? तो यहाँ पर देखिए हर्ट्ज से मापा जाता है आवृत्ति को। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है। तो आवर्तकाल में इस फिगर से आप लोग समझ रहे होंगे कि ऊपर से स्टार्ट होता है, आधे से ऊपर में आधे से स्टार्ट होता है और नीचे पूर्ण रूप से गतिमान करते हुए अंतिम स्थिति में जाती है, तो वो आधे पर नीचे ही समाप्त हो जाती है। यानी कि 1 सेकंड में ये कितने आवर्तकाल तय करते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं? तो 13 हर्ट्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आवर्तकाल में देखिए यहाँ पर कि जब हाफ करती है ये आवर्तकाल गति, तो 9 हर्ट्ज 1 सेकंड में 9 हर्ट्ज ही कर पाती है। ठीक है, 9 हर्ट्ज ही। अब आगे बढ़ते हैं, आयाम क्या होता है? आयाम के बारे में जानते हैं। एम्पलीट्यूड, आयाम किसे कहते हैं? तो कंपित वस्तु अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है, कंपित वस्तु अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है उसे उसका आयाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसका आयाम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। आयाम और आवृत्ति क्या है? तो किसी प्रकार की ध्वनि के मुख्यतः 2 गुण होते हैं महत्वपूर्ण। अब प्रबलता तथा तारत्व के बारे में जानते हैं, लाउडनेस तथा पिच। तो देखिए ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। पूछ सकता है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो इसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलता है कि ध्वनि की प्रबलता को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, जब किसी
कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा कंपन किए हुए उत्पन्न ध्वनि क्या होती है, तो प्रबल होती है, मतलब अधिक होती है, मजबूत होती है, अधिक ज़्यादा मजबूत होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है, धीम गति से धीम होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला तो है कार्य, पहले आप देख सकते हैं कार्य और प्रबलता यानी कि डेसिबल में। तो सामान्य श्वसन में आप देख सकते हैं 10 डेसिबल ही कार्य करता है, 10 डेसिबल ही कार्य करता है। मंद फुसफुसाहट मतलब बुदबुदाता है ना लोग, जो मंद गति से धीरे धीरे फुसफुस कर रहा है, तब ना कहते हैं कि काहेला इतना मंद गति से फुसफुस कर रहे हो भाई। तो ये 30 डेसिबल में लोग मंद फुसफुसाहट कहते हैं। और सामान्य बातचीत, जनरल बातचीत जो होता है वो 60 डेसिबल में होता है, 60 डेसिबल में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री की शोर, जब फैक्ट्री चलती है तो उसमें 80 डेसिबल कार्य कर रहा होता है। और ऑर्केस्ट्रा में मतलब कितना होता है, साउंड वगैरह में 98 डेसिबल होता है। और हवाई जहाज़ में कितना होता है, तो 150 डेसिबल कार्य कर रहा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जानते हैं कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता तथा तारतम्य को निर्धारित करती है। ध्वनि क्या करती है, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है, तो तीक्ष्णता या तारतम्य को। ये वीवीआई नहीं है लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा इसको। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं कि तीखी ध्वनि है, तीखी आवाज़ में बोल रहे हो। देखिए यहाँ पर यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि तारतम्य कम है। ध्वनि तारतम्य क्या है, तो कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अश्रव्य ध्वनि क्या होता है, तो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि तथा 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता है। 20,000 से अधिक की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता है, तो अतः अश्रव्य ध्वनि है। इसमें बोला जा रहा है मुख्य रूप से कि 20 से लेकर 20,000 तक की ध्वनि को मानव कान तो सुन सकता है, लेकिन इससे कम, 20 से कम और 20,000 से अधिक की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता, नहीं तो उसके कान फट जाएंगे। बोलता है ना लोग कि कान की चदरा फट जाएगा, ज़्यादा आवाज़ ना सुनो, तो वही है प्यारे बच्चों। और श्रव्य ध्वनि में अच्छी बातें लिखी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनियों का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। मानव कान जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। अब देखते हैं शोर तथा संगीत यानी कि नॉइस तथा म्यूजिक। तो अप्रिय ध्वनियों को क्या कहते हैं, तो शोर कहते हैं। जो हमारे पसंद का ध्वनि ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो शोर बोलते हैं। और कानों को सुखद लगने वाले सुस्वर ध्वनि होती है। कान को जो अच्छी लगे वो सुस्वर ध्वनि होती है, अच्छी ध्वनि होती है। अब ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन क्या है, तो अवांछनीय ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो हमारे लिए अच्छी ना हो, हमारे कान के लिए अच्छी ना हो, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, हवाई जहाज, मशीन, लाउडस्पीकर आदि ध्वनि जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ये सब जितने भी ध्वनि है ये ध्वनि प्रदूषण के एग्जाम्पल है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल इत्यादि ये भी क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण के ही मुख्य तरह से एग्जाम्पल हैं।
और आपसी बातचीत भी किसी के लिए कष्टकारक होती है और ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण से क्या उत्पन्न होता है? तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है और अनिद्रता तथा तनाव भी उत्पन्न होता है। अनिद्रता तथा तनाव भी उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अस्थायी तथा स्थायी श्रवण निःशक्त आ सकती है। कैसे आ सकती है? तो निःशक्त आ सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अभी एक से जितने भी दिए हुए हैं, ये 1 2 3 ये जितने भी दिए हुए हैं, अब इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न आंसर है वही सब अभी दिए हुए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इस प्रश्न आंसर को भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी है अभी सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर शॉर्ट में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बुक वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अब कैसे जाती है ये बताना है। तो क में दिया हुआ है, ऑप्शन क में दिया हुआ है कि ठोस माध्यम तथा निर्वात में। ख में दिया हुआ है द्रव्य माध्यम तथा गैस माध्यम में। ग में गैस माध्यम तथा द्रव्य माध्यम में। और घ में ठोस द्रव्य तथा गैस माध्यम तीनों में से कोई या तीनों। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सबसे अच्छा और मुख्य आंसर होगा घ नंबर, ठोस द्रव्य तथा गैस माध्यम तीनों में से कोई या तीनों। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर यानी कि ब में। तो ब में आप लोग देख सकते हैं बोल रहा है कि अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं कौन? तो क में ऑप्शन नंबर क 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ख 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति, या ऑप्शन नंबर ग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए, श में किसी कंपित वस्तु तथा अपनी मध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी का विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर क आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ख आयाम, ऑप्शन नंबर ग आवर्तकाल और ऑप्शन नंबर घ तारत्व। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख आयाम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए 2 नंबर में बोला जा रहा है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि क में कि ध्वनि किसी वस्तु के खाली स्थान द्वारा उत्पन्न होती है। तो बताइए यहाँ पर आप क्या भरना चाहेंगे? तो यहाँ पर होगा कंपन द्वारा। किसके द्वारा? कंपन द्वारा। ठीक है, अब देखिए ख में बोला जा रहा है कि प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या बोलेंगे? तो आवृत्ति बोलेंगे, आवृत्ति। अब देखिए ग में कह रहा है कि कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल। अब देखिए घ में बोल रहा है कि अवांछित ध्वनि को खाली स्थान कहते हैं, जिसे खाली स्थान करने का उपाय करना चाहिए। तो अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? कि ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण। और कहते हैं जिसे क्या होता है? तो नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए, नियंत्रित करने के उपाय करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर में कहा जा रहा है
कि निम्न वाग यंत्रों में उस भाग को पहचान कर लिखें जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होती है। तो देखिए इसका हम लोगों ने आंसर यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि उतने जगहों में आंसर नहीं अटेगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिखा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 के क में ढोलक है, तो ढोलक का क्या होगा, तो चमड़ा होगा। झाल का एक दूसरे से टकराने पर किस प्रकार गति करती है, तो एक दूसरे से टकराने पर। ग बांसुरी, जिसमें क्या होती है, तो छिद्र से हवा होती है। घ एक तार या धागा होता है। सितार तार होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 4 नंबर में कि आपके माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं। क्या खरीदना चाहते हैं, तो एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको भी रहना है, और एक मकान मुख्य सड़क के किनारे तथा दूसरे मकान सड़क से दूर एक बगीचे के पास है। जहाँ इसी सड़क से एक रास्ता जाता है, क्या जाता है, तो एक रास्ता जाता है। आप किस मकान को खरीदने का सुझाव देंगे, उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर का व्याख्या हमने पहले ही कर रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 4 का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है कि मेरा सुझाव रहेगा कि मुख्य सड़क से दूर बगीचे के पास वाला मकान खरीदना चाहिए, क्योंकि मुख्य सड़क पर गाड़ियों के आने जाने का शोरगुल बहुत ज़्यादा होगा। बगीचे के पास मकान में शांति रहेगी और शुद्ध हवा का आवागमन रहेगा। बगीचे के पास वाले मकान में भी जाने के लिए मुख्य सड़क से जुड़ी एक रास्ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है कि आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है, क्या वह सही कार्य कर रहा है, व्याख्या कीजिए। तो आइए करते हैं व्याख्या। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मेरा मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है, तो वह सही कार्य नहीं कर रहा है। इससे उसके कान पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और वह अस्थायी या स्थायी श्रवण निशक्त भी हो सकता है। पहले कान का चित्र बनाकर देखिए, यहाँ पर दूसरे चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाले चित्र में देखिए, सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, सॉरी प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि मानव कान का नामांकित चित्र बनाएं तथा उनके कार्यों को लिखें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और मानव कान का नामांकित चित्र भी बना सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बना लीजिएगा, पहले मानव कान का चित्र बनाए, जो कि मैंने लिख रखा है। आप यहाँ पर बना लीजिएगा मानव कान का चित्र, और उसके बाद ये कुछ लिख दीजिएगा टॉपिक्स को। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर में कि मानव कान का बाहरी भाग कर्ण पल्लव्य होता है। यह ध्वनि कंपन ग्रहण करता है। यह कंपन कान के नलिका से गुजरकर कर्णपटह को कंपित करता है। कंपित कर्णपटह ध्वनि को विद्युत संकेत में बदल देता है, जिसे श्रवण तंतु द्वारा हमारे मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अंत में मस्तिष्क उससे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है, जिसे हवा ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, और इसके बाद आप लोगों का चैप्टर जो होता है वो द एंड हो जाता है। क्या होता है? द एंड होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर जो है वो बहुत ही कार्यफुल है। ठीक है, यूजफुल है। और यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को यदि नोट्स की आवश्यकता हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकें और वो भी इस पढ़ाई का आनंद ले सकें। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद।